हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए कैसे निकालते हैं उसके सेल पोटेंशियल की वैल्यू से। ठीक है, तो उसके जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यूज होती है गैल्वेनिक सेल की, उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाले हैं उसकी जो वैल्यू है वो हम ई नॉट की वैल्यू से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं बेटा, सिंपल एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसका भी जो फॉर्मूला होता है ये नर्न्स्ट इक्वेशन से ही डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है ये समझ लेते हैं और फिर इसी पर बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर के लास्ट में एक और चीज पढ़ेंगे, वो रहेगा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। जब इस बैटरी में बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो याद होगा हमने नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले लेक्चर में। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 या 0.059 सिंपली लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ था n और ये क्या था? log q। याद है क्या बेटा? यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालते हैं? जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। गैल्वेनिक सेल में हम कब बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया? जब सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हम गैल्वेनिक सेल में इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल में हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा जब उस सेल, वो जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में उस सेल के लिए जो ई की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये जो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जब जीरो हो जाती है तो हम बोलते हैं कि उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, मतलब होता क्या है, जो एक गैल्वेनिक सेल काम कर रहा होता है धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहता है, जैसे जैसे काम करता है वैसे वैसे डिस्चार्ज होते रहता है, वैसे वैसे उसके सेल पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम होते जाती है, कम होते जाती है और एक टाइम पर जीरो पहुंचने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो जीरो पहुंचने के बाद उसकी वैल्यू जब जीरो हो जाएगी वो कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सर्किट पे, तो हम बोलेंगे कि उस रिएक्शन में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, नेट चेंज अब होना बंद हो गया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ई की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जीरो इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n और ये क्या हो जाएगा? log k। ठीक है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब हम उस कंडीशन में q को हम और क्या बोल देते हैं? k बोल देते हैं। तो ये वाली चीज हम कहां पर पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। उसमें ये जो रिएक्शन कोशेंट होता है जो q, वो किसके बराबर हो जाता है बेटा? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के बराबर हो जाता है अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक ई नॉट का फॉर्मूला आ गया। एक्चुअल में ई नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 0.059 डिवाइडेड बाई n और ये क्या हो जाएगा? log k। समझ में आया बेटा? तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो कि किसी गैल्वेनिक सेल में हो रही है उन रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका जो भी सेल पोटेंशियल रहेगा, जो भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल रहेगा उसकी वैल्यू इसके बराबर रख देंगे। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है बैलेंस्ड इक्वेशन में, और उससे फिर k की वैल्यू निकल जाएगी, या k पता है तो ई नॉट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059 कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? log k के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ ये ई नॉट इंटू एन अपॉन ये 0.059। ठीक है, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059। हम ऐसा भी फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है तो। इन केस अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ऐसा 10 की पावर x के टर्म में नहीं दे रखा है, तो फिर हमने जो एंटी लॉग निकालना सीखा था उस तरीके से एंटी लॉग निकालकर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब उन सारे फॉर्मूले को रटना शुरू मत कर देना बेटा। ठीक है, आपको जो याद रखना है, आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही है। इस फॉर्मूले को याद कर लोगे, ठीक है, और इसको याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि नर्न्स्ट इक्वेशन में जहां पर माइनस रहता है वहीं इक्वल टू कर दो, उसे आंसर, उससे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना,
उसके बाद तो आप ये ट्रांसफर करके वो फॉर्मूले अपने आप ला सकते हो, हर किसी को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पहले ट्राई करते हैं बेटा, फिर एमसीक्यूज पर जाएंगे। यहां देखना, ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में हमें केसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है और हमें इस सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। आपको दिख रहा होगा बी प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक ए ने क्या किया, लॉस किया। मतलब यहाँ पर पूरे रिएक्शन में एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन क्या हो जाएगा, एन, और ये क्या हो जाएगा, लॉग के। यही तो है, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ये हो जाएगा 0.059, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है ना, और लॉग के, ये क्या हो जाएगा, लॉग के की वैल्यू है 10⁻12। लॉग 10⁻12 कितना होगा बेटा, 12 ही होगा। तो ये हो जाएगा 0.059 इंटू 12, और ये हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। इसको वैसे हम अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, 0.059 को मैं 0.06 भी लिख सकता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये 0.72 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से इस वाले क्वेश्चन में हमने ई नॉट निकाल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें ई नॉट की वैल्यू दे दे और फिर उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालने के लिए बोल दे। जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ फिर वो जो ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059 का जो भी कैलकुलेशन आएगा उसका हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्योंकि हमें मैथ्स वाले उतने ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आते, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में आपको 10 की पावर x के टर्म में ही ऑप्शन दे देता है, तो उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी ये वैल्यू आएगी उसको 10 की पावर में लिख देना है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा इस पर भी। तो पहले तो हमने क्या किया, k की वैल्यू दी हुई थी, इससे ई नॉट की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। यहाँ क्या बोला है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल बोल रहा है, मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू दे रहा है, इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज कहने का मतलब क्या है, पूरी गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आगे क्या बोला है, इज फाउंड टू बी 0.591 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिखेगा आपको, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमने जो अभी एग्जांपल देखा था उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें के दे रखा था, ई नॉट निकालना था, यहाँ ई नॉट दे रखा है और हमें क्या पूछा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, के निकालने के लिए बोला है हुआ है बेटा। अब ये के निकालने के लिए बोला है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, ये हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 0.059 या 0.0591 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी 1 है, इजीली क्रॉस ऑफ होने वाला है वो। एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा लॉग के। ई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, ई नॉट की वैल्यू है यहाँ दे रखी है 0.591, ये हो जाएगा 0.0591 और ये क्या हो जाएगा, लॉग के। ये हो जाएगा 0.591 डिवाइडेड बाई 0.0591, ये कैंसल आउट हो गया, कितना बचेगा, ये 10 होगा और ये क्या हो जाएगा, ये लॉग के हो जाएगा। के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, एंटी लॉग ऑफ 10 लिख दें। के की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग ऑफ 10 क्या हो जाएगा, के। लॉग के इज इक्वल टू 10 है, तो एंटी लॉग ऑफ 10 के हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10⁻10। समझ में आया क्या बेटा, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता है। और प्रीवियस ईयर में भी सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, जिसमें कुछ बार पीवाईक्यू में ये दे रखा हुआ था कि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दे रखा है, लेकिन एकदम ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी हम इसमें ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस वाले फॉर्मूले में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ट्राई कर सकते हो। देखना क्या बोला है, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। क्लियर हो गया होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है। आगे क्या बोला है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज, मतलब ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 0.0295 दे रखा है, इतना वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट
ये हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये हो जाएगा क्या log k। वैल्यूज रख देते हैं। ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.0295 अपॉन 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा क्या log k। अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 0.0295, ये log k ही आएगा। अब क्या होगा आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 0.0295 और ये 0.0295 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू log k। की वैल्यू जब हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग ऑफ 1 कर देंगे, एंटी लॉग ऑफ 1 कर देंगे। एंटी लॉग ऑफ 1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा ये 10th। ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना यहाँ एंटी लॉग किसका निकालना था 10 का निकालना था। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर 10 आ रहा था, एंटी लॉग 10 का निकालना है, इसको 1 मत कर देना बेटा। यहाँ एंटी लॉग 1 का निकालना था तो वो 10 टू द पावर 1 किसके बराबर आएगा 10 के बराबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, फॉर द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ ई नॉट सेल डायरेक्टली नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट पूछे हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है तो आपको क्या दिखेगा, ये +1 से 0 में जा रहा है मतलब रिडक्शन है। रिडक्शन है मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहीं पर Cu+ से Cu2+ में जा रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड की तरह काम कर रहा है। तो एक पूरी रिएक्शन दे रखी है और उसमें क्या दे रखा है ln k की वैल्यू पूछी हुई है, लेकिन हमें पूरा ई नॉट सेल डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें एनोड और कैथोड दोनों के लिए SRP की वैल्यू दे रखा है। कैसे, +2 से +1 गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, +1 से 0 गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन हमें ln k की वैल्यू पूछा है बेटा, log k की वैल्यू नहीं पूछा है, ln k की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो जो 0.059 आता था 91 वो किसके फॉर्मूले से आता था 2.303 RT/NF से आता था। ठीक है, तो ये जो E नॉट इक्वल टू 0.0591 अपॉन n इंटू log k, यही फॉर्मूला पड़ा है। ये 0.0591 कहाँ से आया था, ये आया था 2.303 RT अपॉन क्या देखा था हमने, ये देखा था NF, ये था log k। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ln के निकालने के लिए बोल रहा है। ln के निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 इंटू log k, इसको हम क्या लिखते हैं ln k लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RT, ठीक है, अपॉन NF, ये हो जाएगा ln k, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी ई नॉट। आपको दिख रहा है इन्होंने RT/F की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, दिख रहा है क्या, थोड़ा भी फॉर्मूले से अलग कुछ वैल्यू कुछ और कैलकुलेशन देता है तो वो स्पेसिफाई कर देता है। RT/F की वैल्यू क्या दे रखा है 0.025 लेना है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ n, ये हो जाएगा ln k, और ये हो जाएगा ई नॉट। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुटअप कर देंगे, n की वैल्यू पुटअप कर देंगे, फिर ln k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखना बेटा, पहले ई नॉट सेल जब हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब ये जो ई नॉट कैथोड है, ई नॉट कैथोड क्या हो जाएगा, जहां पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, +1 से 0 गया, +1 से 0 में जो गया उसके लिए ई नॉट कितना है, ये है 0.52। ठीक है ना, माइनस एनोड, एनोड कौन है जिसमें +1 से +2 गया, +1 से +2 वाले के लिए SRP की वैल्यू 0.16 है, तो ये 0.16, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 0.36 वोल्ट। ई नॉट की वैल्यू तो आ गई, ठीक है ना, ई नॉट की वैल्यू हो गई कितनी 0.36, ये हो गया 0.025। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो डायरेक्टली Cu पर 2+ का चार्ज मत देख लेना, डिफरेंस कितने का है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है ये ध्यान से देखना। तो अगर आप देखोगे तो +1 से 0 गया 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, +1 से +2 गया है 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो n की वैल्यू 1 लेना है बेटा। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, कॉपर जहां पर भी आता है आग बंद करके 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इस वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और ये क्या है ln k। ठीक है ना, तो यहाँ से ln k की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा था, केवल नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, क्योंकि उससे फिर कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक्चुअल में इन्होंने जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम है। अब इसका अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360
डिवाइडेड बाई 25, दोनों में 3 डेसिमल तक प्लेस हटा देते हैं, यहाँ 25 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 × 25, 110 बचा, 25 चौके 100, फिर 10 बचा, 25 चौके 100, 14.4 है, लेकिन उन्होंने 10⁻⁻1 दिया है, तो 144 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं, LNK की वैल्यू है, ठीक है। तो 144 इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है। समझ में आया क्या? बेसिक कैलकुलेशन था, लेकिन उन्होंने लॉग के नहीं पूछा था, LNK पूछा हुआ था बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल फॉर्मूला है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए था हमें बस। ठीक, ये तो हो गया बेटा हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट हम एक थ्योरी वाला जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला देखने वाले हैं बेटा। इस फॉर्मूले पर जो क्वेश्चंस हैं ये हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन कई बार हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ देख रहे हैं। अदरवाइज इस पर जो न्यूमेरिकल्स है वो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने नंस्ट इक्वेशन डिराइव करते समय, अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स का ही फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, अगर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम है, तो ऐसे केस में क्या होता है, डेल्टा जी की जो वैल्यू है ये 0 हो जाती है, डेल्टा जी नॉट नहीं बेटा, ठीक है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होगा, डेल्टा जी 0 हो जाता है, ठीक है, डेल्टा जी 0 हो जाता है, और ये जो Q की वैल्यू है किसके बराबर हो जाती है, K के बराबर। तो यही फॉर्मूला जो है ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस ये हो जाएगा क्या चीज, RT ln, और ये क्या हो जाएगा K। यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, ln है, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसे किसके मल्टीपल में लिख देंगे, 2.303, ये हो जाएगा RT और ये हो जाएगा log K। ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या ध्यान देना है आपको कि जब भी हम इसमें कंडीशन देखेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव होती है, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट निगेटिव होना चाहिए, या फिर हम और क्या बोलते हैं, जो ई नॉट है, ई नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव लाना है, इस फॉर्मूले में निगेटिव लगा है, तो लॉग के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके लिए लॉग के की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और लॉग के की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से अगर छोटी वैल्यू हो जाएगी तो लॉग की वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है ना। 1 से बड़ी वैल्यू होने पर ही लॉग के पॉजिटिव रहेगा, लॉग के पॉजिटिव रहेगा तो ही तो पूरा डेल्टा जी नॉट वाला टर्म क्या रहेगा, निगेटिव। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ई नॉट का साइन क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट का साइन क्या होना चाहिए, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लॉग के का साइन क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? केवल उसी चीज के आंसर के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है, अदरवाइज इसके कैलकुलेशंस जो हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते समय, ठीक। अब इसके बाद क्या है, एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ेंगे, ई नॉट की वैल्यू से उसे कैसे निकालते हैं, बस एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और वो क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक्चुअल में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, केएसपी से दिखाते हैं। ये केएसपी को क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये किन चीजों के लिए निकालते हैं, ये हम निकालते हैं फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, ऐसे सॉल्ट जो बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं, या उन्हीं को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा, इनसोल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं। तो इन स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाले, ये हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ केवल ई नॉट की वैल्यू से उसे कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, क्योंकि ई नॉट वाला फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था उसी चीज को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा, लॉग KSP। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये जो लॉग KSP है, ये लॉग K जो पढ़ रहे थे उसी को KSP लिख देंगे, अगर वो किसी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए लिखा हुआ है तो। एक्चुअल में होता क्या है, एक मैं बेसिक एग्जांपल बस बता रहा हूँ बेटा। जैसे यहाँ देखना स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है कौन सा, EgCl जैसा, Eg के हेलाइड
स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, बहुत ही इनसोल्यूबल होते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये बनाता है Eg+, ठीक है, और क्या बनाता है Cl-। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है, ठीक है, अगर AgCl की सोल्यूबिलिटी क्या है, S है, मतलब इसके S मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व होते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर जाकर Eg+ का भी S मोल बनेगा और Cl- का भी S मोल बनेगा 1 लीटर में, ठीक है। तो एक्चुअल में KSP की वैल्यू क्या होती है, KSP की वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है, इसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है S इंटू S, और ये क्या हो जाता है S²। तो ऐसे हम बहुत सारे एस से रिलेटेड डेरिवेशंस करते हैं अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स के लिए। ये बेसिक मैंने एक ही एग्जांपल बताया बेटा, क्योंकि डिटेल में हमें इसे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, E0 की वैल्यू से KSP निकाल सकते हैं, और एक बार KSP की वैल्यू आ गई तो फिर क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का हो जाता है, उसमें KSP की वैल्यू को यूज करके ये सोल्यूबिलिटी S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो एक्चुअल में ये कुछ भी अलग नहीं है, हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था। एक एग्जांपल देखते हैं, यहां ध्यान देना। यहाँ क्या दिया है, गिवन द डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस AgCl डिसोसिएट हो रहा है Eg+ प्लस Cl- में, एक्चुअल में ऐसे रिएक्शन होती है ये। E0 की वैल्यू दे रखा है -0.59 वोल्ट। हमें क्या बोला है, log KSP की वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमें। किसके लिए? AgCl के लिए। KSP क्या हो गया, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में E0 की वैल्यू दिया है। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सर ये रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, उसके लिए E0 क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में दो अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शन को कंबाइन करने के बाद इस तरीके की रिएक्शन आ सकती है। इसको हमने, याद होगा, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में भी देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो फाइनल रिएक्शन रेडॉक्स नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है। आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ क्या करोगे, E0 इज इक्वल टू क्या कर देना है, 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, n, और ये क्या हो जाएगा, log KSP। ठीक है, क्योंकि वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए दिया है तो वो KSP लिखेंगे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी को। हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, इनका डाटा रख देना है। E0 की वैल्यू क्या है, माइनस। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इस रिएक्शन का E0 माइनस है, क्योंकि आसानी से नहीं होगा, क्योंकि वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब इनसोल्यूबल सॉल्ट है। ये आसानी से ज्यादा अमाउंट इनका डिसॉल्व नहीं होता, नेग्लिजिबल अमाउंट डिसॉल्व होता है, इसलिए E0 की वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये -0.5, इनफैक्ट माइनस ही आना चाहिए। जब भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए आप E0 की वैल्यू निकालो तो वो माइनस में ही आएगा बेटा। नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वहां आपने मिस्टेक की है। यहाँ देखना 0.0591, n क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे चार्जेस क्या है, एक एक वाले, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए भी रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, जिनको कंबाइन करके हमने इस रिएक्शन को बनाया है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, log KSP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम log KSP लिखेंगे तो log KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.59 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.059, ये कितना हो जाएगा, -10। ठीक है ना, तो log KSP की वैल्यू आ गई बेटा। आप चाहो तो यहाँ पर KSP की वैल्यू भी निकाल सकते हो। KSP की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस -10 का क्या करोगे, एंटी लॉग ले लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -10, ये हो जाएगा KSP, मतलब क्या कर दोगे, 10 टू द पावर -10 कर दोगे, ये कर दोगे 10 टू द पावर -10, ये हो गई KSP की वैल्यू। अगर KSP की वैल्यू आ गई है तो आप सोल्यूबिलिटी भी निकाल सकते हो। वैसे KSP से सोल्यूबिलिटी निकालने वाला क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये यहाँ करा देता हूँ मैं। अभी हमने क्या बोला था, KSP की वैल्यू किसके बराबर होगी, S² के बराबर होगी। तो KSP की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 10 टू द पावर -10 निकाली हुई है, तो ये S² हो जाएगा। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -10, मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 मोलार। क्लियर हुआ क्या? तो एक्चुअल में E0 की वैल्यू से जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट, उनके लिए KSP का डाटा भी निकाल सकते हैं, और उस KSP को यूज करके फिर S की वैल्यू, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये तो रेडॉक्स नहीं दिख रहा है, तो फिर हमने इसको कैसे एनोड और कैसे कैथोड मान लेंगे, कि किसको एनोड किसको कैथोड मानेंगे, E0 निकाला कैसे।
ठीक है, क्योंकि ई नॉट किसके लिए निकलता है, जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। ये तो रेडॉक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन करने के बाद फाइनल रिएक्शन रेडॉक्स जैसी ना दिखे। एग्जाम्पल के लिए ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर है EgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी रिडक्शन वाली रिएक्शन है। दोनों के लिए SRP का डाटा दे रखा है। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP फॉर EgI, लॉग KSP फॉर EgI। AgI के लिए बोला है। AgI के लिए अगर हमें KSP की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें रिएक्शन कौन सी चाहिए, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम क्या निकालते हैं, KSP की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हमें E नॉट निकालना होगा, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो AgI है वो रिएक्टेंट में यूज करना पड़ेगा। दो रिएक्शन के एडिशन से ये रिएक्शन आ जाएगा। ध्यान देना कैसे, ये जो AgI है ये रिएक्टेंट साइड था, मैंने इसे रिएक्टेंट साइड ही रखा, क्यों, क्योंकि हमें AgI रिएक्टेंट साइड में चाहिए। तो AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर दिया मैंने, Ag प्लस I माइनस, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही होगी, Ag प्लस हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। ये दूसरे वाली रिएक्शन में Ag प्लस कहाँ है, रिएक्टेंट में, तो उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूं, उस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं। इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, Eg से ये बनेगा क्या चीज, Eg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, अगर यहाँ दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं तो Ag और Ag कैंसल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या आ गया, Ag प्लस प्लस I माइनस। आपको दिख रहा है ये फाइनल रिएक्शन आ गई। उन दोनों रिएक्शन को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने के बाद, ऊपर वाली रिएक्शन को एज इट इज लिखने के बाद, नीचे वाली रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद, दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दिया तो ये आ गया। लेकिन फाइनल वाली रिएक्शन रेडॉक्स नहीं दिख रही है, जबकि इसमें रिडक्शन हुआ है और इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। दिख रहा है कि बेटा, यहाँ पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, तो ये क्या था, कैथोड था, ठीक है ना। वैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ से Eg से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ एनोड भी था, कैथोड भी था, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन जब दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो फाइनल रिएक्शन में हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो फाइनल वाली जो रिएक्शन हो वो आपको रेडॉक्स ना दिखे, लेकिन हम उसकी ई नॉट की वैल्यू किसी तरीके से ला सकते हैं। समझ में आया। और एक बार इसके लिए ई नॉट की वैल्यू अगर हमने ला लिया तो लॉग KSP की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ई नॉट की वैल्यू कैसे लाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ध्यान देना बेटा, ये SRP ऑफ कैथोड है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये SRP ऑफ कैथोड है और ये SRP ऑफ एनोड है। तो यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि इस रिएक्शन को सर आपने रिवर्स किया है तो इसके साइन को भी रिवर्स कर दो, ई नॉट को, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूले में तो SRP ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी रिडक्शन है, यहाँ पर भी रिडक्शन है, दोनों वैल्यू SRP की दे रखी है, तो हमें उसकी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फॉर्मूले में माइनस लगाया है उसकी SRP की वैल्यू को लेने के लिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ई नॉट सेल निकालते समय उसकी साइन की चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही SRP की वैल्यू दे रखी है बेटा। तो ई नॉट SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड करेंगे। SRP ऑफ कैथोड मतलब AgI वाली वैल्यू, AgI वाली वैल्यू कितनी है, -0.152, ठीक है ना। इसके बाद माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड कौन है, ये Ag प्लस वाला, Ag प्लस वाले के लिए SRP की वैल्यू कितनी है, 0.8, ये हो गया 0.8, ये क्या हो जाएगा, -0.952 वोल्ट हो गया, माइनस में आ रहा है। ई नॉट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके डिसोल्यूशन के लिए ई नॉट माइनस ही आना चाहिए बेटा, क्योंकि वो ढंग से डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू आ गई तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, ये 0.059 को मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, 0.06 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ये हो जाएगा log KSP। तो हमें log KSP की वैल्यू ही तो चाहिए, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, -0.952 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 0.06। ध्यान में रखना मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है, थोड़ा अलग आंसर आएगा एक्चुअल आंसर से। ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 95.2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, -1, 6 कम 6,
और 6 पंचे 30, 15 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 6 8 48, -15.8 समथिंग आ रहा है लॉग की एसपी की वैल्यू। तो -15.8 के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है बेटा, -16.13। क्लियर हुआ। ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर 0.059 नहीं लिया है, 0.06 लिया हुआ था। ठीक है, अगर एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो उसके नियरेस्ट ही आएगा -16.13 के। क्लियर हुआ बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस रिएक्शन के लिए ई नॉट दिया हो वो रेडॉक्स जैसा ना दिख रहा हो, लेकिन हम उसकी ई नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये समझने के लिए भी कि इस कंसेप्ट को यूज करके वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए या सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए भी दे सकता है। ठीक है बेटा। अब आज के लेक्चर के सबसे लास्ट पार्ट पर जाते हैं और वो क्या है बेटा, वो है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगा। तो होता क्या है, हमने एग्जांपल ले रखा है डेनियल सेल का। ठीक है, ये Zn है, ZnSO4 में डिप्ड है, ये Cu है, CuSO4 में डिप्ड है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने थोड़ा सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, इसलिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, जस्ट दूसरे पेज पर ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वहां पर भी डायग्राम दे रखा है, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। ठीक है, वो एक्चुअल डायग्राम एक एक्चुअल सीनेरियो को बताने के लिए उन्होंने दिया है, बट मैं कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, एक और सर्किट दिख रहा होगा, उस और एक सर्किट में हमने क्या कर दिया है, एक दूसरी एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है। ठीक है ना, ये एक एक्सटर्नल बैटरी है, इस बैटरी का भी कोई एक वोल्टेज होगा और वो इस गैल्वेनिक सेल को अपोज करेगा। कहने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और इसके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग होने की वो कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा हमारे गैल्वेनिक सेल को। तो ये तो डेनियल सेल है। ठीक है ना, और डेनियल सेल में होता क्या है, डेनियल सेल में जो ई नॉट की वैल्यू होती है ये कितना होता है, 1.1 वोल्ट होती है। मान लेते हैं हमने एक्सटर्नल बैटरी जो इसको अपोज करने के लिए लगाया है, ये जो एक्सटर्नल बैटरी जो है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल बैटरी है इट इज लेस देन 1.1 वोल्ट है। ठीक है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो लेस देन 1.1 वोल्ट है। अगर लेस देन 1.1 वोल्ट है तो इसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, ये गैल्वेनिक सेल ही। गैल्वेनिक सेल ही फिर डिसाइड करेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है, जो बैटरी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा वो डिसाइड करेगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन जैसा नॉर्मली होता है वैसा ही रहेगा। अगर हमने बाहर कोई एक एक्सटर्नल बैटरी लगा भी दी, आपको ध्यान रखना है बेटा, ये फालतू चीज नहीं है, ये एनसीईआरटी ने ये थ्योरी दे रखी है, तो कंसेप्ट को समझना। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी अगर कोई ऐसी लगा रखी है इसको अपोज करने के लिए जिसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से कम है, तो वो उसको अपोज नहीं कर पाएगा। करंट का डायरेक्शन डेनियल सेल में क्या होता था, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डेनियल सेल में जिंक से कॉपर की तरफ होता था, करंट का डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ होता था। जैसे पहले रिएक्शन होती थी वैसे ही होगी, वो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, थोड़ा बहुत अपोज करेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एज इट इज मेंटेन रहेगा। जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही होती रहेगी, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता रहेगा। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन होती रहेगी, क्योंकि कॉपर में रिडक्शन की रिएक्शन होती थी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर ऑक्सीडेशन के बाद वहाँ पर जाके उसका रिडक्शन करवा देगा। क्लियर है, तो एक्चुअल में जैसे हमारा गैल्वेनिक सेल नॉर्मली काम करता था वैसे ही काम करता रहेगा यहाँ पर भी। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन वही रहेंगे, करंट के डायरेक्शन वही रहेंगे, क्योंकि बाहर वाला जो एक्सटर्नल बैटरी जो अपोज करने के लिए लाया गया है उसका वोल्टेज कम है, वो इसको अपोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक दूसरा केस देखना, मान लेते हैं इसका जो ई नॉट था, ई नॉट जो सेल था ये कितना था, 1.1 वोल्ट था, स्टैंडर्ड कंडीशन थी, डेनियल सेल ही है हमारे पास। लेकिन ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, अब इसका जो वोल्टेज है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल बैटरी जो हमने लगाया है उसके वोल्टेज को बढ़ाकर हमने 1.1 वोल्ट कर दिया। 1.1 वोल्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, 1.1 वोल्ट कर दिया इसका मतलब यह है कि ये इक्वल एंड अपोजिट हो गया। ठीक है ना, और इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो कोई करंट वो फ्लो करने देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, अगर हमने सर्किट से इस तरीके से कोई एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी जो इक्वल है और उसको अपोज कर रहा है, जिसका वोल्टेज इक्वल है इस बैटरी के बराबर, इस गैल्वेनिक सेल के बराबर, तो क्या होगा,
ये अपोज करने के कारण अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ करंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पा रहा है तो ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना तो यहाँ जिंक वाले में कोई रिएक्शन होगी, ना ही कॉपर वाले पे कोई रिएक्शन होगी, क्योंकि उसने अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो करंट भी रुक जाएगा और रिएक्शन भी रुक जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो तो सेल का जो वोल्टेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो एक्चुअल में ईएमएफ हम क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ रहता था तो उसको सेल पोटेंशियल मान लेते थे, लेकिन ईएमएफ की एक प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, और एनसीईआरटी ने दे रखा है, आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, ईएमएफ कब वर्ड यूज करते हैं, कौन से वोल्टेज के लिए वर्ड यूज करते हैं, जो कि वोल्टेज की वैल्यू तब आई होगी जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। बच्चों को डाउट ये रहता है कि सर्किट में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो वोल्टेज की वैल्यू कैसे आ सकती है। इस तरीके से जब इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज लगाकर रखेंगे तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू सर्किट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू सर्किट, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं ईएमएफ। समझ में आया? तो जब इक्वल वोल्टेज रहेगा एक्सटर्नल बैटरी का जो इसको अपोज कर रहा है, ऐसा कुछ लगा देंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। सबसे लास्ट केस पर आते हैं। इसमें क्या है, फिर से हमारा जो डेनियल सेल है, इसमें जो ई नॉट सेल की वैल्यू जो है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है, 1.1 वोल्ट है, और यहां पर जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है, ठीक है, यहां पर जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है। अगर वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो क्या होगा, अब कौन डोमिनेट करेगा, ऊपर वाली बैटरी डोमिनेट करेगी, और जब ऊपर वाली बैटरी डोमिनेट करेगी इसको अपोज करने वाली बैटरी, ठीक है, तो क्या होगा, अब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर वो उसको अपोज करने के लिए हम लाए थे, अगर सेम डायरेक्शन में ही रख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको सेम इसको अपोज करने के लिए लाए थे और इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो अब कौन डोमिनेट करेगा, एक्सटर्नल बैटरी अब डोमिनेट करेगी। अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो उसके हिसाब से होगा, और उसके हिसाब से होगा तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। करंट का डायरेक्शन अब जिंक से कॉपर की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा। तो एक्चुअल में नॉर्मल डेनियल सेल में जो भी होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां से कहा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये अपोजिट हो गया। पहले जिंक टू कॉपर जा रहा था, अब जिंक में आ रहा है, जिंक में आ रहा है तो अब इसमें जबरदस्ती ये रिडक्शन करा देगा। ठीक है ना, जबरदस्ती ये क्या करा देगा, इसमें रिडक्शन करा देगा। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर में अब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी बेटा अब यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि अब बाहर वाली बैटरी ने डोमिनेट कर लिया है तो सारी रिएक्शन जो पहले हो रही थी उसके जस्ट रिवर्स, जहां रिडक्शन हो रहा था वहां ऑक्सीडेशन होने लगेगा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां क्या होने लगेगा, रिडक्शन। क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है तो अब इसे कैथोड बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि जहां पर भी रिडक्शन होगा हम उसे कैथोड बोल देंगे। अलग बात है कि फिजिक्स में इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम वहां अंदर की रिएक्शंस को नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम केवल बाहर के सर्किट को देख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अब ये न्यू कैथोड हो गया है। ठीक है, वैसे ही जो ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर हो गया तो ये नया एनोड हो गया, क्योंकि एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो नॉर्मल डेनियल सेल में जिंक क्या होता है, कैथोड, कॉपर क्या होता है, सॉरी, ये जिंक क्या होता है, एनोड नॉर्मल डेनियल सेल में, और कॉपर क्या होता है, कैथोड। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये कैथोड हो जाएगा जिंक, और कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो उनके दोनों रोल जो है वो रिवर्स हो गए, मतलब जिंक में जो नॉर्मली जो रिएक्शन होती है उसकी अपोजिट रिएक्शन होगी, कॉपर में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसकी अपोजिट रिएक्शन हो रही, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से उस बैटरी के थ्रू कुछ ना कुछ एक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसके कारण रिएक्शन हो पा रही है। तो हम क्या बोलते हैं, अब ये सेल गैल्वेनिक सेल नहीं रहा, ये सेल किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कंसेप्चुअली हम क्या बोलते हैं कि इन केस गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी अगर उसको अपोज कराने के लिए लगा दें तो अब फिर वो गैल्वेनिक सेल नहीं रहेगा, उसमें कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी, सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्चुअल में हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का तीसरा पोर्शन होने वाला है, लेकिन उस पोर्शन को पढ़ेंगे हम बाद में। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि जब बाहर वाले का वोल्टेज ज्यादा रहेगा, बाहर वाली बैटरी का, तो फिर वो गैल्वेनिक सेल नहीं बचेगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और वो सेल भी रिवर्स हो जाएगा, गैल्वेनिक की जगह वो बन जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ में आया बेटा? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लेक्चर का, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक सर्किट दे रखा है, तो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ड्रॉ नहीं किया था, आपको एनसीईआरटी में इसी तरीके का डायग्राम दिखेगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। डेनियल सेल के लिए ही दे रखा है डायग्राम, बाहर से ध्यान देना, लेकिन ये बाहर से कुछ बैटरी और लगा दिया है, ठीक है, किसी सर्किट को यूज करके। ऑप्शन 1 क्या दिया है, इफ एक्सटर्नल बैटरी इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज इज 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, जिंक डिसॉल्व्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तो नॉर्मल डेनियल सेल में होता है, जब बाहर वाली बैटरी का वोल्टेज बड़ा कर देंगे तो फिर ये नहीं होगा, मतलब ये क्या हमें क्या बोला हुआ था, इनकरेक्ट। तो एक्चुअल में इनकरेक्ट पहला वाला ही स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, पहली वाली चीज नहीं होगी। जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ में कन्वर्ट होता था, लेकिन ये तब तक रहेगा जब बाहर वाले का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया 1.1 वोल्ट से अगर ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या होने लगेगा, रिडक्शन, जिंक डिपॉजिट होगा, कॉपर डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज 1.1 वोल्ट नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट अकर्स, बिल्कुल सही, करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बट हमें इनकरेक्ट निकालने बोला था। एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बिल्कुल सही, अभी डिस्कस किया, रिवर्स हो जाता है वो डायरेक्शन। इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट, जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, सही है ये तो नॉर्मल डेनियल सेल की तरह बिहेव करेगा अगर बाहर वाली बैटरी का वोल्टेज कम है तो। क्लियर हुआ बेटा? तो यहां पर हमने जितने भी गैल्वेनिक सेल के कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए बेटा, सारे तरीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अब सबसे लास्ट पार्ट, केवल थ्योरी वाला पार्ट बाकी रह गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरीज वाला पोर्शन, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में वो सबसे लास्ट वाले पोर्शन में दिखाई देगा, एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पे 6 एग्जांपल्स अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दे रखे, गैल्वेनिक सेल्स के दे रखे हैं उनकी, लेकिन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए क्योंकि उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो बैटरीज वाला जितना भी क्लासिफिकेशन है, चाहे वो ड्राई सेल हो, मरकरी सेल हो, लीड स्टोरेज बैटरी हो, निकल कैडमियम सेल हो, फ्यूल सेल हो, करोजन हो, ये सारी थ्योरी भी आपको पता रहनी चाहिए। तो बहुत सारी जगह पर भले वो नहीं होता, हम उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं, लास्ट वाला लेक्चर हमारा गैल्वेनिक सेल के लिए नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, फिर हम दूसरे वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, कंडक्टिविटी सेल। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।